हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप पर या उसके लक्षणों पर जो हमारी क्लास जारी थी उसमें किसी व्यक्तिगत कारणों से व्यवधान के कारण हम इस क्लास को पुनः आज के लेक्चर के अंदर मैं समापन करने का इस पॉइंट को कोशिश करूँगी। हम ये देख रहे थे कि सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें हमने देखा कि ये व्यवस्थाएं प्रजातंत्र का विरोध करती हैं। इसमें जो भी शासक होते हैं वो उनके अपने चुना हुआ एक कार्यक्रम होता है। वो एक दलीय व्यवस्थाओं में या राजनीतिक दलों के अंदर में मल्टी जो सिस्टम है उसका विरोध करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शत्रु होते हैं और नागरिकों से ये आशा करते हैं कि वे विश्वास, आज्ञा पालन, कर्तव्य, अनुशासन और त्याग का पालन करेंगे और वो उन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र बताएंगे। आगे के पॉइंट पे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि अधिनायकवादी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, इनमें नागरिकों के विचारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि जनमत निर्माण के जो भी साधन हैं उन पे उनका कठोर नियंत्रण रहता है। ये जो शासक होते हैं ये अपने प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तो प्रचार तंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि इनकी बातें, इनकी शैली, इनके भाषण, इनके कार्यक्रम, इनकी बातें तो नागरिकों तक पहुँचे। लेकिन नागरिक क्या चाहते हैं, नागरिकों अपनी बात को किस प्रकार से किस प्लेटफॉर्म के द्वारा उन तक पहुंचा सकते हैं, उसके मार्ग में बाधाएं ये क्रिएट करते हैं और उस पर कठोर नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो जनमत निर्माण के हम जानते हैं बहुत से साधन होते हैं, साहित्य के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न के जो भी दोनों प्रकार का मीडिया है उस पर कठोर नियंत्रण इनका रखते हैं। समाचार पत्रों पर रोक लगाई जाती है, उनके फंडिंग्स रोक दी जाती है ताकि इतना कठोर नियंत्रण रखा जाता है कि ये लोग उसके अधिनायक शासक जो है, अधिनायकवादी जो है, उसके पक्ष में तो मीडिया प्रचार का कार्य करे, लेकिन अगर वो जनमत निर्माण का, ये पब्लिक ओपिनियन को बनाने का अगर कार्य करे तो उसके मार्ग में वो बाधाएं पैदा करते हैं और अपना कठोर नियंत्रण स्थापित करते हैं। एक अन्य लक्षण जिसको हम देखते हैं कि अधिनायकवाद में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। राष्ट्रवाद यानी कि, और जब हम राष्ट्रवादी भावना तो है कि जब नागरिक अपने देश, अपनी व्यवस्था के प्रति एक अच्छा सा भाव रखता है और अपने देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाता है। लेकिन अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है जिसमें शासक वर्ग जनता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काता है और उनकी भावनाओं को भड़का के उस चरम सीमा तक उसकी भावनाओं को ले जाता है कि वह इसमें ही अपनी जातीयता, अपने सांस्कृतिक भाव और अपनी व्यवस्था का यशोगान समझने लगता है। और ऐसे में वह दूसरी व्यवस्थाओं को, दूसरे के धर्म को, दूसरे की जाति को, दूसरे के देश को तुच्छ और हितहीन सिद्ध करने का प्रयास करता है, क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ा करके ही, किसी को, दूसरी व्यवस्था को गलत ठहरा करके ही, किसी दूसरे पे आरोप लगा कर ही, किसी दूसरे को नीचा दिखा करके ही वो उग्र राष्ट्रवाद का पोषण करता है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो नागरिकों को किसी न किसी प्रकार के झूठे प्रलोभन में, झूठे दिखावे में या उसकी भावनाओं का शोषण वो धीरे धीरे करता है और नागरिक उसके इस जाल के अंदर फंस जाते हैं और उसमें विश्वास भी प्रकट करने लग जाते हैं। तो ये जो उग्र राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है यह अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में ही जनरली देखने को मिलता है। और इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और लक्षण के रूप में सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के रूप में सामने आता है कि जब एक राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र से बहुत उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने लगते हैं या बहुत ज़्यादा अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगते हैं और उनका ये प्रेम, उनका ये विश्वास
उनकी श्रद्धा एक जब एक्सट्रीम्स लेवल पर पहुंच जाती है, जब वो अपने देश को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं और दूसरों दोषों को या दूसरी व्यवस्थाओं को तुच्छ समझने लगते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं ऑब्वियसली युद्ध का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से अंध राष्ट्रवाद के द्वारा, उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा युद्ध के मार्ग को या युद्ध का प्रचार उन्होंने किया। हिटलर के लिए जब हम उनको कोट करें तो हम ये तक देखते हैं कि हिटलर ने तो यहाँ तक कहा था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का होता है। तो हम इन तानाशाहों या उन आधुनिक तानाशाहों का जिक्र करें जो अपनी देश की उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति को अपनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिनायकवादी शासक होते हैं वे अपने लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए या अपने उनके जो सीक्रेट जो उन्होंने अपने लक्ष्य बना रखे हैं, जो उनके सीक्रेट एजेंडा हैं, उसको पूरा करने के लिए वो जनता को भड़का करके उनको औपनिवेशिक अपनी नीतियों को, अपनी औपनिवेशिक नीतियों को सही ठहराने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं और विस्तारवादी नीति अपनाते हैं, जिससे पूरे देश के अंदर या हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा असंतुलन स्थापित हो जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में राज्य की सर्वोच्चता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सर्वाधिकार ऐसी जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होती हैं उनमें मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है और प्रजातंत्र के विरोध के रूप में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शत्रु के रूप में जब वह जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करते हैं और औपनिवेशिक विस्तारवादी नीति का अवलंबन करके अपने गेन के प्रकार अपने ही शासन व्यवस्था को और अपनी ही व्यवस्था को जब वो वांछित ठहराने का जब प्रयास किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के जो भी लक्षण हैं वो हम उस बात को भली भांति समझ पाते हैं। थैंक यू।